बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसे कि बच्चों की हमने जो है आपको इसके पहले जो है वीडियो में प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म पे बोर्ड परीक्षाओं में जो है वो इसके फुल क्वेश्चन पूछता है और नीट में से छोटे छोटे क्वेश्चन को वो पेपर में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता है। वो इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, अगला पार्ट इसका है तो और इसके पहले वाला पार्ट आप जा करके लिंकअप करके वीडियो में देखिएगा। और इसका शेष पार्ट थोड़ा सा इसमें और भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसा कि इसमें पूछा जाता है कि इसके समय समय पर प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर, तो वो उसमें क्या होता है कि पहला आता है रेटिकुलर थ्योरी आती है। वो इस केस में ये बताया गया है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा ये माने जालिकावाद, इसमें क्या इसको बोलते हैं जालिकावाद सिद्धांत या इसको रेटिकुलर थ्योरी बोलते हैं। वो इस केस में क्या कहा गया है कि जो लिविंग सब्सटेंस होता है वह जालिकावत होता जो है वो, और इसको हम रेटिकुलर थ्योरी कहते हैं जो है वो। उसके बाद फिर नंबर सेकंड आता है फाइब्रिल थ्योरी, इसके बाद फिर ए थ्योरी आई है वो, इसको कहते हैं फाइब्रिल थ्योरी या इसको हम तंतुओं सिद्धांत बोलते हैं कहते हैं। इस केस में बच्चों ये कहा बताया गया है कि हमारा जो लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म होता है वह तंतुनुमा होता है, माने इसे धागे नुमा दिखाई पड़ता है जो है वो, तो इसको फाइब्रिल थ्योरी कहते हैं वो। उसके बाद नंबर थर्ड आया है ग्रेनुलर थ्योरी। इस केस में क्या कहा गया है कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह ऐसा कर्णनुमा होता है वो। इसके बाद क्या कहा गया है कि इसके बाद नंबर फोर्थ आता है एल्बुलर थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं वायु कोशिकामय सिद्धांत। तो इस केस में क्या कहा गया है कि यह जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वह छोटे छोटे वायु कोशिकाओं का समूह होता है और जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है साबुन के फेन के समान दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा इसका। और वैसे भी ये जो होता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है यह एक कोलॉइडल सब्सटेंस होता है वो, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप वीडियो में देखिएगा और इतना पॉइंट इसमें और है। अब आती है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। अब आती है कि पार्ट माने कि प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग होते हैं, तो इसके 2 भाग होते हैं वो। इसके प्रोटोप्लाज्म के जो होता है 2 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म या इसकी हिंदी कोशिका द्रव्य होता है वो। और नंबर सेकंड होता है न्यूक्लियस होता है और इसको हिंदी में हम केंद्र कहते हैं। मीन्स इसके 2 भाग होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 साइटोप्लाज्म या इसकी हिंदी कोशा द्रव्य होता है, इसकी हिंदी जो होता है कोशा द्रव्य होता है वो, कोशा द्रव्य होता है। और सेकंड होता है न्यूक्लियस और इसकी हिंदी जो है इसकी हिंदी केंद्रक होता है वो। अब आती है कि जैसे हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता कहाँ फिक्स होता है ये, जिसे मान लीजिए कि ये सेल हो गया, तो प्लांट में जो होता है कि जो सेल वॉल होती है वो, प्लांट में जो सेल वॉल होता है उसके नीचे आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन से लेकर के और न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और ये सेल वॉल हो गया, इसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है वो, और ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसके जो 20 का जो सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग मिलते हैं इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो। और इसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल या इसको हार्ट ऑफ सेल या इसको हम इंजीनियर ऑफ सेल भी कहते हैं वो। अब आता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं वो, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा लेमा या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो, सेल मेम्ब्रेन या इसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं वो, नंबर 1 पार्ट होता है वो।
नंबर 1 पार्ट, और सेकंड पार्ट होता है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं वो। तो टोनोप्लास्ट आर, इसको हम बैकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, नंबर सेकंड पार्ट होता है वो। और नंबर सेकंड पार्ट होता है, जिसे मान लीजिए कि ये बैक्यूल हो गया और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या हो गया, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहलाता है, और सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच वाला पार्ट होता है, तो नंबर 3rd पार्ट होता है। तो 3rd पार्ट मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के मध्य का पार्ट जो होता है वो भी इसका 3rd पार्ट होता है वो। तो मीन्स साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू द 3 पार्ट्स। मीन्स पहला सेल मेम्ब्रेन, या इसको बायो मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और नंबर सेकंड होता है टोनोप्लास्ट, या इसको बैकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और 3rd होता है इस माने की सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के मध्य का भाग जो होता है, वह जो होता है ये कहलाता है वो। अब आती है बच्चों अगला हेडिंग होता है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। न्यू हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आर, इट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इट इज आल्सो नोन एज द, इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मीन्स इसके 3 नाम होते हैं वो। तो जो प्लांट, जो एनिमल सेल होता है वो, तो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम बायो मेम्ब्रेन कहते हैं वो। लेकिन जो जैसे सेल, ये जो है एनिमल सेल हो गया, तो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको बायो मेम्ब्रेन कहते हैं वो। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, जैसे प्लांट सेल है वो, तो प्लांट सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है एक वाल और पाई जाती है जो है वो, और इस वाल को, इसको हम सेल वाल कहते हैं वो, सेल वाल होती है वो। और इस सेल वाल को हम, इसको बाउंड्री ऑफ सेल भी कहते हैं वो। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम गार्ड ऑफ सेल भी कहते हैं वो, इसको हम गार्ड ऑफ सेल कहते हैं। क्योंकि ये क्या काम करता है कि जो सब्सटेंस यूजफुल होते हैं सेल के लिए, उस सब्सटेंस को ही माने कि अपने अंदर जो होता है एंट्री होने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम गार्ड ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। अब आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में समय समय पर डिफरेंट जो है वो इसमें अवधारणाएं ही है वो। तो नंबर 1 होता है, नंबर 1 है सैंडविच मॉडल। नंबर 1 है सैंडविच। सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच, जो आप सैंडविच खाते हैं वही वाला सैंडविच है ये। तो सैंडविच में क्या होता है, सैंडविच मॉडल को डॉसन एंड डेनियलाई ये तो वैज्ञानिक आए हैं जो है वो, और इन्होंने सैंडविच मॉडल को दिया। जो आप सैंडविच खाते हैं वही वाला सैंडविच है ये। तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर जो है ब्रेड परत होती है 2 पर, और बीच में क्या होता है, आलू होता है वो। तो इसको बना करके हम सेंकते हैं। ठीक वैसे क्या होता है, जिस समय कि हम सेल मेम्ब्रेन को काटते हैं वो, तो उस केस में क्या होता है कि ऊपर माने ऊपर जो होती है प्रोटीन लेयर होती है वो, नीचे प्रोटीन लेयर होता है वो, और बीच में जो होता है 2 लेयर लिपिड की होती है वो। 2 लेयर जो होता है वो लिपिड की लेयर होती है वो। अब देखिए यहाँ पर ऊपर प्रोटीन लेयर हो गया और नीचे यहाँ पर प्रोटीन लेयर हो गया, और बीच में जो होता है
यहाँ पर दो लेयर जो होता है फास्फोलिपिड लेयर होती है वो। अब देखिए इसे सैंडविच टाइप बन रहा जो है वो, इसलिए इसको डॉसन और डैनियल नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको सैंडविच मॉडल नाम दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे नीट में पूछता है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे पूछता है वो। और नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट मॉडल आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इसके बारे में नंबर सेकंड आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को इसके बारे में डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया जो है वो सन 1959 में है वो। सन 1959 में डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या बताया है कि ऊपर इसमें जो होता है, ऊपर जो होती है प्रोटीन लेयर होती है वो, और नीचे भी प्रोटीन लेयर होता है वो, प्रोटीन लेयर होता है, और बीच में क्या होता है, दो लेयर। ये देखिए यहां पर जो है, यहां पर एक लेयर यहां पर और एक लेयर यहां पर जो है वो। तो ये जो होता है ये प्रोटीन लेयर हो गया और ये प्रोटीन लेयर हो गया, और जो बीच वाला लेयर होता है यह फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है। अब आती है इसकी जो मोटाई होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी भी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी मोटाई जो होती है 35 एंगस्ट्रॉम होता है वो। अब आती है टोटल इसकी जो मोटाई होती है वह 75 एंगस्ट्रॉम, या इसकी मोटाई जो है 0.00123456 75 सेंटीमीटर इसकी कुल मोटाई होती है जो है वो। अब आती है इसमें जो इसके दो जो लिपिड होता है, इसके दो पोर्शन होते हैं वो। जो ए पोर्शन इसका हेड कहलाता है वो, और इसका ए पोर्शन इसका टेल कहलाता है। तो जो हेड पोर्शन होता है वह जो होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक माने वाटर लविंग होता है वो। और जो टेल पोर्शन होता है वह वाटर हीटिंग माने टेल पोर्शन जो होता है वह वाटर हीटिंग पोर्शन होता जो है वो। तो हालांकि ये भी थ्योरी बाद में अमान्य हो गई। बाद में आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नंबर थर्ड थ्योरी आती है इसके बारे में। नंबर थर्ड थ्योरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस थ्योरी को देने वाले सिंगर एंड निकोलसन माने दो वैज्ञानिक हैं जो है वो, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में दिया। और इन्होंने क्या बताया है कि कुछ परजीवी प्रोटीन होते हैं वो, जैसे परजीवी प्रोटीन होता है वो, और परजीवी प्रोटीन के बीच में दिखाए यहाँ पर ये देखेंगे तो लिपिड लेयर होता है, ये लिपिड लेयर होता है वो, ये देखिए। और इस लिपिड लेयर के बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, माने जैसे कि ये वाला जो प्रोटीन होता है इसको हम स्टिंक्सिक प्रोटीन कहते हैं वो, स्टिंक्सिक प्रोटीन, या इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और इसकी मोटाई जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है वो। इसके बाद इसी जो लिपिड लेयर होता है इसी में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्रियाओं द्वारा कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसमें धसे हुए होते हैं वो, और इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं वो। और ये जो होता है इसको हम इंटीग्रल और इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं वो, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है वो। अब आती है कि जो स्टिक्सिक प्रोटीन होता है इसी से कुछ ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड माने क्या मतलब कि जिस समय शर्करा के मॉलिक्यूल लिपिड के मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं
तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है जो है वो। और अगला होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसमें शर्करा के मॉलिक्यूल प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं वो। अब आती है इसकी जो टोटल मोटाई होती है वह भी 75 एंगस्ट्रॉम होता है वो, क्योंकि 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, और इसकी मोटाई जो होती है वह 35 एंगस्ट्रॉम होता है। तो टोटल थिकनेस जो होता है ये 75 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यही आज मान्यता प्राप्त फ्लूइड मोजल मॉडल जो है मेम्ब्रेन के बारे में आज ही मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो। और ये जो अब ये इसके द्वारा माने ये जो प्रोटीन होता है जो लेयर होती है, ये आवागमन माने एक चैनल प्रोटीन के समान काम करता है वो। माने ये जिसको चाहेगा वही अंदर जाता है, और जिसको नहीं चाहेगा वह अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए इसको हम गार्डा सेल कहते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया माने कि ये जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इसी तरह से मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, इन सबों में मेम्ब्रेन मिलता है जो है वो। हालांकि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्लूइड मोजल मॉडल जो होता है ये सबसे मान्यता प्राप्त बच्चों ये थ्योरी है, इतना इसमें है। थैंक यू।